हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी पीसीएस कैप्सूल में। मेरा नाम है अभिषेक डंडरियाल और आज हमने हिंदी की बुक स्टार्ट की थी यूथ कंपटीशन टाइम्स की सामान्य हिंदी परीक्षा प्लानर, उसका एक नया चैप्टर आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें हम ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला और उसका वर्णक्रम, लगभग ये हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उससे प्रश्न जरूर आपका बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है वर्ण, वर्णमाला, परिभाषा एवं उसके भेद। तो पहला, वर्णों के कितने भेद होते हैं हम सभी को पता है। वर्णों के केवल दो होते हैं, आपका स्वर होता है और आपके व्यंजन होते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, कांस्टेबल का है तो लेवल इतना ऊपर नहीं है इसका। तो स्वर और व्यंजन, तो दो इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी। आगे, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला की डेफिनेशन ही यही है, तो वर्णों के समुदाय को हम वर्णमाला कहते हैं। आगे देख लेते हैं, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसके उच्चारित स्वरूप को ध्वनि भी कहा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। वर्णमाला किसे कहते हैं? हम जो व्यवस्थित वर्ण समूह होता है जिसको हम एक ऑर्डर में लगाते हैं उसको हम वर्ण समूह कहते हैं। सिर्फ वर्ण समूह नहीं, देखिए अगर खाली वर्ण समूह हो तो ठीक है, लेकिन व्यवस्थित वर्ण समूह यहाँ पर ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, ऑप्शन डी। व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है? टोटल हमारे 52 वर्ण है। देखिए इसमें आपके साथ साथ आपका रिवीजन भी होता हुआ चलेगा क्वेश्चंस के थ्रू। इसमें स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अयोगवाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। बाकी अभी हम आगे बताता चलूंगा आपको क्या क्या होते हैं सब ये। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है हमारी? 33। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियां हैं? तो हिंदी भाषा में टोटल 52 वर्ण लिपियां हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियों की संख्या 52 है। इसमें स्वर कितने हैं हमारे? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? क च ट त प, ये आपने सुना होगा। क च ट मैंने आपको जो व्यंजन संधि पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको ये बताया था डिटेल में। ठीक है, ये हो गए तो आप देख लीजिए। उसके बाद अंतस्थ होते हैं 11 लावा 4। उसके अलावा फिर ऊष्म व्यंजन होते हैं शा सा सा। ठीक है, ये सब आपके 4 8 ये हो जाते हैं। फिर आता है हमारा संयुक्त व्यंजन छात्रा ज्ञा और श्रा, श्रवण कुमार वाला। फिर आता है अयोगवाह, देखिए ये दो होते हैं अयोगवाह। ठीक है, अंग और आह। ठीक है, जो ऊपर हमने बात की थी अयोगवाह 2, ये वो यही होते हैं 2। और फिर द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं? डा और डा। ठीक है, ये दो आपके द्विगुण व्यंजन होते हैं। टोटल कितने हो गए? 12। तो इस तरीके से आपका देखिए, कभी कभी अयोगवाह अलग से भी पूछ लेता है कि इनमें अयोगवाह कौन कौन से हैं और संयुक्त व्यंजन। ये इस तरीके से आप पूरा देखिए, इसको पूरी लिस्ट को आप याद जरूर कीजिए, अदरवाइज आपके लिए इसका प्रश्न बनाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, क्योंकि इससे सीधे सीधे भी कई सारे ये पूछ लेता है। देखिए आपका कंठस्थ हो गया, च वर्ग तालव्य हो गया, ता वर्ग मूर्धन्य हो गया, ता वर्ग दंत्य हो गया। ठीक है, जिसमें आपका जो जीभ है वो आपके दांतों पर भी लगती है। आगे देखते हैं, चलिए। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? हमने पीछे देखा था, शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्णमाला, सॉरी वर्ण कहलाती है। वर्णमाला क्या होती है? व्यवस्थित वर्ण समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। आगे, शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वरों की संख्या 11, मूल व्यंजन 33, 2 अयोगवाह, 2 द्विगुण ड़ा और डा और 4 संयुक्त वर्ण छ, त्र, ज्ञ और श्र है। आगे देखते हैं, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को, वही व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला के नाम से जानते हैं, ऑप्शन डी। आप देखिएगा ये वीडियो आपके लिए, ये वाला चैप्टर स्पेशली बहुत अच्छा इस बुक में दिया हुआ है, तो प्लीज आप इसको पूरा देखिएगा वीडियो को। काफी अच्छा आप देखेंगे, आपके प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होगी और इसमें प्रश्न का लेवल भी काफी अच्छा अच्छा दिया हुआ है। देखिए, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, हमने ऊपर देख लिया। इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। वर्णों के क्रमबद्ध या आपका योजनाबद्ध समूह को, व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। टोटल कितने होते हैं? 52। हमने ऊपर देखा था, मैंने आपको पूरा बताया था। 11 स्वर होते हैं, 33 मूल आपके मूल व्यंजन होते हैं, फिर छात्राज्ञा आपके संयुक्त वर्ण होते हैं 4, 2 द्विगुण होते हैं। इस तरीके से मैंने पूरा आपको बताया। अब देखते हैं स्वरवर्ण, परिभाषा, भेद और संख्या उनकी क्या क्या होती है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उच्चारण में लगने वाला समय क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। इसकी भी परिभाषा देख लीजिए। इसी मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं। ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और आपका प्लुत स्वर होता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ, ई, उ, री ये ह्रस्व स्वर हैं। इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। एक मात्रिक स्वर, याद रखिएगा ये चारों। ठीक है, एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। अगर आपसे सीधे पूछ ले इसमें से, जैसे ऑप्शन में दे सकता है इनमें से ह्रस्व स्वर आपका कौन सा नहीं है, तो आप इन चारों को ही लगाइएगा। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ऊपर एक मात्रिक था और ये द्विमात्रिक। आ, ई, देखिए बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, छोटा ए, बड़ा ए, ओ, औ, ये सभी किसमें आते हैं? हमारे दीर्घ स्वर की श्रेणी में आते हैं।
अब देखते हैं प्लुत स्वर, ये थोड़ा सा अलग है, इसको ठीक से देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। 3 अंक इसका चिन्ह होता है। संस्कृत व्याकरण में प्लुत स्वरों की संकल्पना प्राप्त होती है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता, ये आपको याद रखना है। हिंदी भाषा में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। विशेष स्पेशल देख लेते हैं क्या है इसमें। समग्रतः मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं, किंतु हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार पूछे जाने पर उत्तर हमारा 2 होगा, क्योंकि देखिए प्लुत स्वर जो होता है वो हमारा हिंदी वर्णमाला में नहीं आता, ये संस्कृत व्याकरण में यूज किया जाता है। ह्रस्व और दीर्घ, क्योंकि प्लुत का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत नहीं किया जाता, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। सॉरी, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है, किसके प्रकार हैं? तीनों स्वर के प्रकार होते हैं मात्रा के आधार पर, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। लेकिन प्लुत स्वर हमारा हिंदी वर्णमाला में यूज ये नहीं होता, ये संस्कृत वर्णमाला में यूज होता है। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? उन्हें हम स्वर कहते हैं। तो स्वर की परिभाषा ये है, इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और ये व्यंजन के उच्चारण में सहायता प्राप्त करते हैं या सहायक होते हैं। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देते हैं। इनके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख से निर्बाध रूप से निकलती है, यानी बिना रुके निकलती है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। सभी स्वर ये आपके स्वतंत्र होते हैं, जो हमने ऊपर देखा था। स्वरों की संख्या टोटल कितनी है? हमने पहले ही देख लिया, पहले प्रश्न में 11 होते हैं। टोटल हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है और उसमें 11 क्या होते हैं? स्वर होते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है, इनमें 4, ये देख लीजिए आप पूरा, ये बताने का कोई मतलब नहीं है, सब जानते हैं। बस आप संयुक्त स्वर, ये जो है 4 संयुक्त स्वर हैं। जिन वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सके उन्हें, या ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के निर्बाध रूप से निकलती है, उसे क्या कहलाते हैं? हम स्वर। आगे देखते हैं। स्वर ध्वनि के कितने प्रकार, स्वर ध्वनि के प्रकार क्या है? तो स्वर ध्वनि के तीनों, प्लुत जो हमने कहा था, दीर्घ, ह्रस्व और प्लुत, ये हमने तीनों देखा था। ये किसमें यूज होता है? ये संस्कृत भाषा में यूज होता है। आगे देखते हैं। स्वरों का उच्चारण व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है, अनुनासिक की सहायता से होता है, या बिना किसी, देखिए हमने कहा था स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण होता है और ये व्यंजनों के उच्चारण में सहायता प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। देखिए प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ ध्वनि की छुपी रहती है, ठीक है। तो और आ क्या है? आ हमारा ये स्वर है। चलिए आगे देखते हैं। स्वर किसका भेद है? तो स्वर हमारा वर्ण का भेद है। वर्ण टोटल हमारे 52 होते हैं, जिसमें 11 क्या होते हैं? स्वर होते हैं। 33 मूल व्यंजन होते हैं और बाकी मैंने जो आपको क्लासिफिकेशन ऊपर बताया था। स्वर हिंदी वर्णमाला की ध्वनियों का विभेद है। हिंदी वर्णमाला में ध्वनियां 2 प्रकार की होती हैं, पहला होता है स्वर, दूसरा व्यंजन। आगे देखते हैं। अब देखते हैं वही मात्रा के आधार पर स्वर। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? देखिए 3 प्रकार के हमने ऊपर पढ़े थे, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। तो उसमें जो ह्रस्व स्वर था वो एक मात्रिक था, तो उनकी संख्या कितनी है? टोटल 4 संख्या एक मात्रिक स्वरों की है, यानी आपका ह्रस्व स्वरों की संख्या टोटल 4 है। स्वतंत्र रूप से जो बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। वही व्याकरण में परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। स्वरों के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। अब ये हिंदी वर्णमाला की बात कर रहा है। संस्कृत में टोटल होंगे 3, क्योंकि प्लुत स्वर जो होता है वो इसमें नहीं आता। तो ह्रस्व स्वर जिनको सबसे कम समय में उच्चारित किया जाता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, आ, ई, उ और री से ऋषि। दीर्घ स्वर वह स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, छोटा ए, बड़ा ए, ओ, औ। ये क्या कहलाते हैं? हमारे दीर्घ स्वर, हमने ऊपर देख लिया था। प्लुत स्वर इसमें नहीं आता। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दुगुना समय या डबल टाइम लगता है, उसको क्या कहते हैं? हम उन्हें हम गुरु स्वर कहते हैं। ये देखिए, ये भी अच्छा प्रश्न है, कृषि प्राविधिक परीक्षा में पूछा गया है। आगे देखते हैं। देखिए परिभाषा ये है, इसमें कुछ नया नहीं है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? अब देखिए दीर्घ स्वर इसमें से कौन सा है? बड़ा आ, ठीक है, छोटा ऊ, ए, ओ, तो ये इसमें दीर्घ स्वर है। दिए गए विकल्पों में आ दीर्घ स्वर है, अन्य स्वरों का विवरण क्या है? छोटा ऊ यह ह्रस्व स्वर है, ए ये छोटा आ और छोटी ई से मिलकर बना है इसलिए संयुक्त स्वर है, ओ ये छोटा आ और छोटे ऊ से मिलकर बना है तो ये संयुक्त स्वर है। ये भी तो ये ह्रस्व स्वर है, बाकी दोनों संयुक्त है। तो इसमें दीर्घ स्वर कौन सा है? बड़ा आ। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? देखिए ए हमने ऊपर पढ़ा, ये है, ओ ये भी पढ़ा हमने है। तो देखिए छोटा बड़ा ऊ जो है ये कोई संयुक्त स्वर नहीं है, ये क्या है हमारा? ये दीर्घ स्वर है। ऊ संयुक्त स्वर नहीं है बल्कि ये दीर्घ स्वर है। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर है। देखिए तीनों, इसके आप क्लासिफिकेशन देख सकते हैं।
ये जरूर मैंने आपसे कहा, देखिए वर्णमाला के बहुत इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा है, तो आपको अच्छे से क्लासिफिकेशन इसका आना चाहिए। आगे, सॉरी, किसी स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो जो प्लुत स्वर होते हैं, ये संस्कृत में होता है, हिंदी व्याकरण में नहीं होता। जैसे प्लुत स्वर ओम, सुनो, इस तरीके के शब्द जो होते हैं। प्लुत स्वर इसमें से कौन सा है? तो ओम, ऑप्शन बी जो है, देखिए हमने ऊपर पढ़ा था, तो ये अच्छा किसी सी टेट में आया ये प्लुत प्लुत स्वर है। इसमें दीर्घ स्वर से भी हमें ज्यादा समय लगता है। अब देखते हैं, संधि अथवा संयोग के आधार पर स्वर, निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है? तो देखिए इनमें से ए को हम संयुक्त स्वर मानते हैं। ए स्वर को संयुक्त स्वर माना जाता है। संयुक्त स्वर ए ए ओ ओ और इसमें 4 ये आते हैं। इनके संयुक्त होने का विवरण इस प्रकार है, छोटा और बड़ी जो हमने ऊपर देखा था, देखिए वही है, आप इसको देख लीजिएगा, बार बार रिपीट करने से समय व्यर्थ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? देखिए हमने ऊपर फिर वही आ रहे हैं, बार बार हमने ऊपर व्याख्या देख ली है, तो जो ये चारों हैं ये हमारे संयुक्त स्वर की श्रेणी में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो देखिए ओ जो है ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ये मिलकर बनता है। देखिए दिखाता हूं आपको अभी, ये देखिए ये रहा। अतः प्रश्नगत विकल्पों में से ओ मूल दीर्घ स्वर नहीं है, यह कौन सा स्वर है? यह संयुक्त स्वर है, याद रखिए। ठीक है, ऑप्शन डी। वीडियो में देखिए पूछा गया, वीडियो का री एग्जाम अभी होने वाला है, आप लोग प्लीज इस तरह के प्रश्नों का अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। अब देखते हैं, मुख विवर खुलने के आधार पर स्वर। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो देखिए जो विव्रत स्वर है वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा जीभ के भाग के आधार पर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विव्रत स्वर जीभ के भाग के आधार पर हिंदी स्वरों के अंतर्गत नहीं आता है। जिह्वा के उत्थापित होने या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। विव्रत स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में मुख का द्वार पूरा आपका खुलता हो, तो वो होते हैं विव्रत स्वर। जैसे आ जब आप बोलेंगे, देखिए आप बोल के भी देख सकते हैं, आपका पूरा मुख इसमें खुल जाता है। मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 4 प्रकार के। तो विव्रत, अर्धविव्रत, अर्धसंवृत और संवृत। तो देखिए विव्रत जो है वो मुख द्वार के खुलने के आधार पर भेद है, ना कि जीभ के भाग के आधार पर। ठीक है, तो अग्र, पश्च और मध्य ये तीनों हमारे किसके आधार पर होते हैं? जीभ के भाग के आधार पर, याद रखिएगा। अर्धविव्रत स्वर देखिए फिर आया। अर्धविव्रत स्वर क्या होता है हमारा? ये मुख के खुलने के आधार पर होता है। तो देखिए मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, विव्रत, अर्धविव्रत, अर्धसंवृत और संवृत। तो देखिए हमसे अर्धविव्रत पूछा है, अ, ए, ओ और औ, ये 4 इसमें होते हैं। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ऑप्शन बी होगा। बड़ा आगे देखते हैं, और संवृत एक बार देख लेते हैं। संवृत हमने नहीं पढ़ा। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उन्हें हम संवृत स्वर कहते हैं। जैसे ई उ ऊ, ये चारों क्या है? संवृत स्वर। और दिए गए विकल्पों में से ए जो है हमारा अर्धविव्रत स्वर है। अब देखते हैं, उच्चारण के स्थान के आधार पर स्वर, कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? देखिए इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, ये वाला। ठीक है, कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? हमने जब ऊपर मैंने आपको काचा टाटा प वर्ण पढ़ाया था, उसमें पूरी टेबल में आप देखेंगे तो वहां पर आपको मूर्धन्य ये सब दिख जाएगा। तो इसमें से कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? तो आ वर्ण जो है ये ओष्ठ्य वर्ण नहीं है। ठीक है, आ वर्ण ओष्ठ्य नहीं है, ये कंठ्य ध्वनि है। उ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ तथा पा वर्ग के वर्ण ओष्ठ्य ध्वनियां हैं, जो हमने का चा टा ता पा पढ़ा था। ठीक है, का चा टा ता पा, हमने का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इसमें से जो पा वर्ग है उसके वर्ण जो है वो पा पा बा भा मा। ठीक है, यानी पा पा बा भा मा। मैं आपको बता देता हूँ, पा 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 भा और मा, याद रखिए। अब इनमें से कंठ्य वर्ण कौन सा है? देखिए कंठ्य ध्वनि क्या थी? आ था कंठ्य ध्वनि। और बाकी देखते हैं, दिए गए वर्णों में से छोटा आ कंठ्य वर्ण है, छोटी ई, बड़ी ई ये तालव्य वर्ण है, और छोटा ऊ क्या है? वो ओष्ठ वर्ण है। तो जिसमें क्या उत्तर होगा हमारा? ऑप्शन। आगे देखते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, चा छा जा झा अय। तो देखिए ये चा वर्ग आ गया हमारा। मैंने आपसे इसलिए ऊपर कहा था, देखिए ढंग से उसको पढ़िएगा आप, ये चा वर्ग आ गया। ये आदि का उच्चारण किससे होता है? तो देखिए तालव्य, ये तालव्य से इसका उच्चारण होता है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा तालु को स्पर्श करती है उन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। छोटी ई, बड़ी ई और चा वर्ग हमारा जो हो गया ये।
बाकी देखिए ये चारों हमने ऊपर देखे थे, कंठ्य, मूर्धन्य, ओष्ठ और तालव्य, ये आप आराम से देख सकते हैं पूरे की क्या क्या होते हैं। देखिए पापा बाभामा मैंने आपको बताया था, ये रहा ओष्ठ, ठीक है। मूर्धन्य में क्या हो गया, टावर हो गया आपका, टाठा डाढ़ा अणा। का वर्ग क्या, का वर्ग में क्या आता है, देखिए का खा गा गा अणा, ये आपका किसमें आ गया, कंठ्य में। और तालव्य में क्या आ गया, चावर, चा छा जा जा ऐ। चलिए आगे देखते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हमने आपको ऊपर बताया था, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जो जैसे जैसे आपके जीभ का भाग पीछे की तरफ जाता है, उन 3 के आधार पर यह बांटा गया है। निम्न में ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है, इनमें से ओष्ठ्य वर्ण हमने ऊपर अभी बात करी, ओष्ठ्य वर्ण इनमें से कौन सा होगा, उ, ऑप्शन डी। देखिए पूरी लिस्ट है, आप प्लीज इसको देख लीजिए एक बार बार वही रिपीट हो रहा है तो टाइम मैं बर्बाद नहीं करूंगा। अब कंठ तालव्य कौन सा है, कंठ मतलब गला और तालव्य आपका तालु, तो देखते हैं इनमें से। कंठ तालव्य वर्ण छोटा ए और बड़ा ए है। छोटे ऊ और बड़े ऊ उच्चारण का स्थान ओष्ठ, रा और शा का उच्चारण का स्थान मूर्धा, तथा छोटा और बड़ा आ का उच्चारण का स्थान कहाँ है, कंठ है, याद रखिए। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, तो हमने भी ऊपर बात करी, बड़े ए का उच्चारण कंठ तालु है। ए के उच्चारण में इसकी सहायता से कंठ और तालु, ऑप्शन सी होना चाहिए। देखिए वही रिपीट हो रहा है बार बार, चकबंदी लेखपाल का बहुत अच्छा देखिए प्रश्न है, आप तो ए का ही प्रश्न 3 बार पूछ लिया लगातार, तो कंठ और तालु यानी कंठ तालव्य। स्वर ए और ए का उच्चारण स्थान कौन सा, देखिए फिर वही आ गया, कंठ तालव्य। तो देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में गलत नहीं होने चाहिए। आगे देखते हैं। ओ और औ ये किस प्रकार के वर्ण है, ये कंठोष्ठ्य वर्ण है, ठीक है, कंठोष्ठ्य वर्ण है। आगे देखते हैं। अनुनासिकता के आधार पर स्वर, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है, तो देखिए ऑप्शन जो डी है इसमें अनुनासिकता है। तो देखिए क्यों, निम्नलिखित में से संभालना शब्द में अनुनासिकता है। अनुनासिक स्वरों की विशेषता है, इनके उच्चारण में वायु नाक से कम मुख से अधिक निकलती है। तो आप संभालना अगर बोलेंगे तो आप देखिएगा यही होगा। हिंदी में यह विशेषता चंद्र बिंदु के रूप में दर्शाई जाती है। चंद्र बिंदु प्रायः तत्भव शब्दों में प्रयुक्त किया जाता है। अगला देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें कौन से स्वर कहते हैं, तो उन्हें अनुनासिक कहते हैं, निर्नुनासिक कहते हैं, मौखिक कहते हैं, लुंठित कहते हैं। तो इन्हें अनुनासिक स्वर, जो हमने ऊपर बात करी, अनुनासिक स्वर इन्हें कहा जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे अंगा, आ, ई, इस तरीके। और निर्नुनासिक में क्या होता है, हमारा उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। तो ये आप याद रखिएगा, दोनों में अंतर क्या है, अनुनासिक और निर्नुनासिक में। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं, क्या होते हैं वो, निर्नुनासिक स्वर, ऑप्शन डी। अब देखते हैं। होठों की आवृत्ति के आधार पर स्वर, तो 38वां प्रश्न देखते हैं। होठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अव्रतमुखी स्वर है, तो इसमें से जो ई है वो अव्रतमुखी स्वर है। ओठों की आकृति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, अव्रतमुखी और व्रतमुखी। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं उन्हें अव्रतमुखी स्वर कहा जाता है, जैसे अ, आ, ई, ए। और व्रतमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोलाकार होते हैं उन्हें व्रतमुखी स्वर कहा जाता है, जैसे ऊ, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ, इस तरीके के शब्द। इसमें ई इसलिए क्या है, अव्रतमुखी स्वर है। आगे देखते हैं। जूनियर असिस्टेंट की देखिए परीक्षा, यह परीक्षा फिर से अभी होने वाली है पैट 2021 के थ्रू, तो देख लीजिएगा इस तरीके के प्रश्न वहां भी पूछे जाएंगे। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ, बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है, तो ये पश्च संवृत स्वर है। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है, प्लुत, ह्रस्व, संयुक्त या द्वित्व। तो देखिए जो द्वित्व शब्द है ये कोई वर्गीकरण नहीं होता, हमने ऊपर पढ़ा था कि 3 प्रकार के स्वर हमें मिलते हैं, तो जो डी होगा वही इसका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन डी, बाकी सब हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक मैंने आपको ऊपर बता दिया था, वही इसको उन्हीं नाम से भी जाना जाता है। हिंदी वर्णमाला की री ध्वनि है, री किसकी ध्वनि है, तो ये स्वर। अब देखते हैं व्यंजन, इसकी परिभाषा देखिए, व्यंजन से भी बहुत प्रश्न आपके बनेंगे, तो उन्हें देखते हैं। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं, तो हमने ऊपर बात करी थी जब मैंने आपको बताया था, तो इनकी टोटल संख्या 8 है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 ध्वनियां हैं, तो उसका ऑप्शन क्या होगा, बी।
जिनमें से 4 अंतस्थ व्यंजन तथा 4 ऊष्म व्यंजन है। अंतस्थ क्या क्या थे आपके? यारा, लावा, और ऊष्म व्यंजन कौन से थे? शा, सा, हा। ये चारों ऊष्म व्यंजन थे। टोटल कितने होगा? 4 + 4 8। हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचमाक्षरों की संख्या कितनी है? तो 5 है पंचमाक्षर। देखिए पंच मतलब 5, तो 5 इनकी संख्या है। आपका क्या है? जो का, चा, टा, ता, पा मैंने आपको बताया था, इनमें जो लास्ट होते हैं इन्हें बोलते हैं हम पंचमाक्षर। तो का, खा, गा, घा, णा, और उसके बाद आपका च वर्ग में ये अइया, फिर णा, फिर ना, और फिर आपका ता, था, दा, धा, ना, और आपका पा वर्ग में क्या होता है? पा, फा, बा, भा, मा। तो का, चा, टा, ता, पा, इनके वर्ग के जो लास्ट के वर्ण होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पंचमाक्षर। जो 5वां वर्ण होता है उनको पंचमाक्षर बोलते हैं। तो उसमें क्या क्या आता है? ये सब उसमें आता है। तो टोटल कितने होते हैं? 5। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। क्या कौन से होते हैं? सघोष और अघोष। ये भी काफी प्रश्न पूछा जाता है। देखिए मंडी परिषद में पूछा गया है। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं वे सघोष, और जिनमें यह झंकृति नहीं होती वे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। सघोष में नाद का प्रयोग होता है और अघोष में श्वास का प्रयोग होता है। याद, ये नाद और श्वास का अंतर है। वर्गीय व्यंजन का पहला तथा दूसरा वर्ण शा, सा, सा अघोष होते हैं, जबकि वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जैसे यारा, लावा, हा तथा यारा, लावा, हा, जिन्हें हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, स्वर अघोष ध्वनि होते हैं। ये आप याद रखिएगा। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो मैंने आपको बताया शा, श, स और हा, ये चारों ऊष्म व्यंजन है। क्या नहीं? गा इसमें ऊष्म व्यंजन नहीं। इस तरीके से अंतस्थ व्यंजन भी बार बार पूछता है। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से थे? य, र, ल और व, याद रखिए। आगे देखते हैं। निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? तो का और खा की कंठ ध्वनियां हैं। और यारा, लावा मैंने आपको, ये अंतस्थ व्यंजन है, मैं आपको बता चुका हूं। चा और जा तालव्य ध्वनि, टा और ला मूर्धन्य ध्वनि। हमने जब ऊपर वर्ग मैंने आपको पढ़ाए थे तब हमने इसमें देख लिया। घा, घड़े वाला घा दिया है। का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका उच्चारण स्थान है कंठ। आगे देखते हैं। निम्नांकित में से कंठ ध्वनियां कौन कौन सी हैं? तो देखिए का, खा, गा, घा, ये हमारी कंठ ध्वनियां हैं। और बाकी हमने देखिए ऊपर मैंने आपको बता दिया था, वही सब बार बार आ रहा है। तो आप इसको, मैंने आपसे कहा था प्लीज जरूर देखिएगा कहां से कौन सी ध्वनि निकलती है। अब देखते हैं 50वां प्रश्न। निम्नलिखित में से एक कंठ्य ध्वनि है, तो कौन सी कंठ्य ध्वनि है हमारी इसमें? जो का, खा, घा मैंने आपको बताया था, ये का वर्ग वाले जितने भी देखिए ये कंठ से निकलते हैं। आगे देखते हैं। शा की ध्वनि कौन सी है इसमें से? तो तालव्य शा की ध्वनि है इसमें से, याद रखिएगा। आगे, तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं? तालव्य व्यंजन इसमें से है हमारे चा, छा, जा, झा, ये तालव्य व्यंजन है। ये देखिए तालु आपको ऊपर दिख रहा होगा, ये देखिए, सॉरी माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, ये देखिए वो दिख रहा होगा। चलिए नीचे देखते हैं। चा और छा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो चा और छा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। आगे, या का उच्चारण स्थान कौन सा है? या का उच्चारण स्थान हमारा तालु है। आगे देखते हैं। निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सी है? तो तालव्य ध्वनि हमने ऊपर देखा था श, ये तालव्य ध्वनि है। हा इसकी है, हा की मूर्धन्य ध्वनि है, पा की ओष्ठ्य है तथा का की कंठ्य ध्वनि है। अब देखते हैं हिंदी की तालव्य ध्वनियां कौन कौन सी है। तो देखिए इसमें जो चा, छा, जा, झा हमने ऊपर अभी बात की थी, वही प्रश्न रिपीट हुआ है। फिर देखिए वही हुआ, चा वर्ग की ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? तो ये फिर से तालव्य वर्ग में आती है, ऑप्शन सी। चा, छा, जा देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो किससे? तालु से, तालव्य। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो चा, छा, जा, झा हमने बताया था चा वर्ग में, तो झा उसमें आता है, ऑप्शन बी। आगे, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो आपका चा, छा, झा, तो छा आपका छतरी वाला ये रहा। आगे देखते हैं हम। कौन सी ध्वनि फिर से देखिए तालव्य है? चा, छा, झा, तो ऑप्शन बी जा आ गया इसमें। निम्न में से कौन सा वर्ण आपका दंत्य नहीं है? तो देखिए कौन सा नहीं है आपका? या आपका दंत्य नहीं है, जबकि इसका उच्चारण स्थान क्या है? या हमने ऊपर पढ़ा था, ये तालव्य है, याद रखिएगा।
निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो देखिए जो टा है ये आपका दंत्य नहीं है। ये कहाँ से होता है? टा वर्ग का आपका मूर्धा से होता है। शेष ता वर्ग के व्यंजन आपके दंत्य व्यंजन है। आगे देखते हैं। टा वर्ग उच्चारण, टा होगा ऐसे नहीं होगा, टा वर्ग लिखते हैं। टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? तो मैंने आपको ऊपर बताया ये मूर्धन्य प्रकार की ध्वनि। श, षटकोण वाला श की बात कर रहा है। षटकोण वाला श किससे है? ये भी मूर्धन्य आपका ध्वनि, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। ढा आपका ये रहा ढोलक वाला ढा, वर्ण का उच्चारण स्थान ये है और वर्ग का है। ठीक है, तो आपका जो टा वर्ग है, ठीक है, इसका उच्चारण और ये टा वर्ग का है और इसका चौथा स्थान है। ठीक है, इसका स्थान क्या है? मूर्धा। आगे देखते हैं। निम्न में से दंत्य ध्वनि किसकी है? तो दंत्य ध्वनि हमारी ता की है। फिर वही आया, देखिए निम्न में से दंत्य, देखिए दंत्य के प्रश्न भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। पीछे हमने तालव्य वाले क्वेश्चन बहुत थे, अब यहाँ पर दंत्य के हमें क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ला जो है इसकी ध्वनि दंत है। आगे देखते हैं। इनमें से दंत ध्वनियां हैं, तो देखिए हमने ऊपर अभी पढ़ा था, हमने यहीं पर पढ़ा है। देखिए ये ला हो गया, ठीक है, ला हो गया, आपका ता हो गया, धा हो गया, ये सभी हमारे क्या है? ये रहा देखिए ताता दादा, तो इसका ऑप्शन सी इसका होना चाहिए। आगे देखते हैं। देखिए सी ही है, ये रहा ता था, ये रहा ताता दादा, ये रहा दंत्य आपका। ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है? हमने बात करी थी ला की, तो दंत्य इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी। निम्नांकित में से कौन सा वर्ण आपका दंत्य वर्ण है? तो हमने बात करी थी जो दा है, ता था दादा वाला, उसमें दंत्य वर्ण ये है। कौन सी दंत्य ध्वनि है? तो धा ताता दाधा हमने पढ़ा था, तो ये दंत्य ध्वनि है। ये रहा देखिए ताता दाधा दंत्य। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? हमने बात कर रहे हैं इतनी देर से ता वर्ग की, तो दंत्य इन्हें बोला जाता है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है आपका? तो कौन सा विकल्प शुद्ध है? सा दंत्य। देखिए देख लेते हैं। कंठ्य छोटा बड़ा का वर्ग और हा और विसर्ग, ताल और दंत वर्ण में क्या है? ता वर्ग ला वर्ग और सा। ठीक है, ता वर्ग के पूरे ताता दाधा ना प्लस ला और प्लस सा, तो सा हमारा ये ऊपर पूछा गया है वो उसका दंत्य ही होगा। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? हम ऊपर बात कर रहे थे अभी, दंत्य इसको बोला जाता है। तो ता वर्ग और प्लस ला प्लस सा इसमें आते हैं। आगे देखते हैं। उच्चारण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत्य है? तो ता था दा धा ना और आपका जो सा और ला, तो इसमें ला होगा दंत्य। निम्न में दंत्य वर्ण कौन सा है? ता था दा धा ना, तो देखिए और आपका इसके अलावा ला और सा भी थे दोनों, तो ये सा इसमें होगा, ऑप्शन। पा पा बा भा मा व्यंजन कौन से होते हैं? ओष्ठ, ये हमने पहले भी पढ़ा था ऊपर, तो ओष्ठ ये भी देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे, तो इनका प्लीज याद रखिए। आगे देखते हैं। हिंदी की ब ध्वनि है, ये कैसी ध्वनि है? हमारी ओष्ठ ध्वनि। पा पा बा भा ये पा वर्ग वाला है, ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? मैं आपको बता चुका हूं अंतस्थ में क्या आता है? या रा ला वा आता है, बा नहीं आता। बा तो पा वर्ग का है हमारा, ठीक है, ये नहीं आएगा इसमें। या रा ला वा आएगा, वन वाला। आगे देखते हैं। हिंदी वर्णमाला की ब ध्वनि है, बा कहां से निकलता है? पा पा बा भा मा हमने कहा था, तो ये ओष्ठ वाली ध्वनि है, पा वर्ग में आता है ये, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि है, तो कौन सी ओष्ठ ध्वनि है हमारी? जो पा वर्ग है बा, पा पा बा भा मा, मैंने आपको बताया, तो भा इसमें भालू वाला। वा व्यंजन कौन सा है? तो हमें पता है या रा ला वा, ये कौन से व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन ये होते हैं। ऊष्म में कौन सा आते हैं? शा सा सा और हा। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन आपका नहीं है? तो कौन सा वर्ण नहीं है? तो या जो है ये आपका स्पर्श व्यंजन नहीं है, बल्कि कौन सा है? या हमारा या रा ला और वा ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है, याद रखिए, तो या नहीं होगा। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो या जो है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, बल्कि क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन है, याद रखिए। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? या रा ला वा, तो वा, ऑप्शन सी। इस तरीके के प्रश्न आपसे काफी पूछे जाएंगे, देखिए वीडियो में पूछा गया है, तो ऐसे आप प्रश्नों के लिए तैयार रहिएगा, इसका री एग्जाम होने वाला है। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? या अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? यारा लावा, ऑप्शन बी। वही देखिए बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब आ गया देखिए ऊष्म वर्ण, मैं आपको ऊपर बताता हुआ आ रहा हूँ, शा सा साहा, ये चार आपके ऊष्म वर्ण होते हैं।
इसमें ज्यादा डिस्कस करके बार बार कोई फायदा नहीं है। ऊष्म वर्ण है, देखिए फिर से आ गया ऊष्म व्यंजन, शा सा सा, ये आपके ऊष्म वर्ण है, ये ऑप्शन। ऊष्म व्यंजन कौन सा है, शा सा सा हा, तो ए हा इसमें ऊष्म व्यंजन है। आगे निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो संयुक्त व्यंजन हमारा गया है, छात्रा गया वाला, इसमें आपका संयुक्त व्यंजन है। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में हमारे 4 संयुक्त व्यंजनों को स्थान प्राप्त है, छात्रा गया और श्रवण कुमार वाला, ये ऐसे ऐसे बनते हैं, आप प्लीज देख लीजिएगा। तो ये 4 आप हमेशा याद रखिएगा। छा वर्ण व्याकरण के अनुसार क्या है, हमने ऊपर देखा भी, ये संयुक्त व्यंजन है। फिर देखिए अब इस बार पूछ लिया, वो जो हमने ऊपर टेबल देखी थी किसके योग से बनता है, हमने ऊपर टेबल देख ली है, हलंत लगा के का और षटकोण वाले शा के योग से छा बनता है। ज्ञा किरण वर्णों के योग से बनता है, ये देखिए फिर से वही पूछ रहा है, ये किस किन वर्णों के योग से बनता है, ये संयुक्त व्यंजन है, ये बनता है हमारा आपका जहाज वाले में हलंत लगा के जा और आपका अइया के साथ मिलकर बनता है। अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, या अल्प प्राण व्यंजन आपका गा है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको देखते हैं। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख द्वारा वायु का निर्गमन कम होता है तथा स्फुट भी अल्प ही होता है। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अपेक्षाकृत अधिक वायु निर्गमित होती है तथा स्फुट भी अधिक स्पष्ट होता है। तो ये इनके दोनों के अंतर है। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है, तो इसमें जो चा है वो अल्प प्राण है। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है, हमने ऊपर देखा चा वाला, देखिए ये रहा, तो इसमें ऑप्शन बी चा जा और अइया वाला, ये आपका अल्प प्राण व्यंजनों का समूह है। कौन सी ध्वनि देखिए अल्प प्राण है, फिर से पूछ लिया इसने, तो जो ता है ये अल्प प्राण ध्वनि में आता है। शेष वर्ण कौन से है इसमें, महाप्राण है, जो हमने ऊपर बात करी थी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, तो देखिए हमने ऊपर बात करी, लेकिन इसमें 2 ऑप्शन देखे हैं, छोटा बड़ा का और गा वर्ग हमने बात करी थी ऊपर, तो देखिए इसमें 2 आंसर है, ठीक है, ए और बी दोनों इसके उत्तर होंगे। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोला जाता है इन्हें, महाप्राण व्यंजन। वर्ग किसकी बात कर रहा है, का चा टा ता प, तो का खा गा, तो दूसरा वर्ण क्या हो गया, खा हो गया, और क्या हो गया, घा, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे महाप्राण व्यंजन कहलाएंगे, याद रखिएगा। इसी तरीके से बाकी सारे भी, जैसे पा फा हो गया, बा और भा, तो यानी भा जो होगा दूसरा और चौथा, ये इसमें क्या होंगे, महाप्राण व्यंजन होंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि है, याद रखिएगा, तो हमने ऊपर अभी बात करी थी, कौन सा इसमें से होगा, दूसरा और चौथे की बात कर रहे थे, तो का खा गा, ठीक है, तो ये इसमें घा जो है महाप्राण ध्वनि है। महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण हकार जैसी ध्वनि के विशेष रूप में सही रहता है, दूसरा और चौथा, ठीक है। तो कौन कौन से थे, का खा घा, मैंने आपको बताया था घा, तो ये इसमें घा हो जाएगा। आगे महाप्राण ध्वनि कौन सी है, देखते हैं, तो देखिए का खा घा हमने बताया था, दूसरा और चौथा, का वर्ग का ये चौथा वर्ण है, तो ये महाप्राण होते हैं, और इसके साथ कौन सा होता है, खा। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है, देखिए इसमें से अब हमें देखना पड़ेगा, ये का वर्ग का का है, और चा छा, तो ये चा वर्ग का छा है, ये भी दूसरा वर्ण है, ठीक है, ये भी है, ठा ये भी है, ठीक है, तो ये यही होगा इसका ऑप्शन ए, ये टा वर्ग के हैं। महाप्राण ध्वनिया व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है, दूसरा और चौथा, हमने ऊपर बात करी थी, तो ये रहा, हर वर्ग का दूसरा और चौथा क्या कहलाता है, महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। निम्न में से महाप्राण वर्ण है कौन सा, देखिए का खा गा चा, आई थिंक ये था है, था था दा धा न, ता था, तो देखिए दूसरा वाला ये महाप्राण वर्ण होता है, मैंने आपको बता दिया था, तो था यही होगा, माफी दिख नहीं रहा ठीक से, मैं लिख देता हूँ, था है ये, ठीक है, थर्मस वाला था। तो 8 देखते हैं, निम्न में से महाप्राण व्यंजन है, तो देखिए कौन सा होगा, घा, ये चौथा है, का वर्ग का चौथा वर्ण है, ये फोर्थ है, तो यही होगा, इसके अलावा खा भी होगा। निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है, देखिए बार बार वही आ रहा है, तो इसमें भा होगा, मैंने ऊपर बताया था, पा वर्ग का ये, पा पा बा भा, ये चौथा वर्ण है, तो ये भी महाप्राण होगा। अघोष वर्ण कौन सा है इसमें से, तो सा जो है वो अघोष वर्ण है, सघोष और अघोष मैं पहले ही आपको समझा चुका। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है, तो देखिए ऑप्शन ए का वर्ग जो है, का जो है ये अघोष वर्ण है। कौन सा वर्ण अघोष है, फिर से देखिए, तो इसमें जो चा है वो अघोष वर्ण है।
आगे देखते हैं, निम्न में से फिर से पूछा है अघोष वर्ण कौन सा है। हमने ऊपर देखा था पाव जो है ये अघोष वर्ण है। कौन सा वर्ण घोष नहीं है इसमें से, तो ऑप्शन बी और सी इसमें दो है, ता और सा इसमें से अघोष सॉरी घोष नहीं है। ठीक है, तो अघोष व्यंजन है, शा सा सा ये अघोष व्यंजन है। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है, तो इसमें से घोष वर्ण कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन ए जो है ये घोष वर्ण होगा। घोष मतलब सघोष की बात कर रहा है, ये देखिए सघोष वर्ण कौन सा है, फिर से हमने बात करी, देखिए बा जो है ये आपका सघोष वर्ण है। 117 देखते हैं, निम्न में कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है, तो देखिए जो उत्क्षिप्त है ये इसके आधार पर इसका वर्गीकरण नहीं है। देखते हैं, कामता प्रसाद गुरु ने प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो इसमें अघोष और सघोष आते हैं, बाकी इसमें विवृत स्पष्ट, ईशत विवृत और ईशत स्पष्ट आता है। तो इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। आगे देखते हैं, निम्न में कौन सा वर्ण आपका घोष है, मतलब सघोष है तो कौन सा है, ऑप्शन डी गा। आगे देखते हैं, निम्न में कौन सा वर्ण घोष है, देखिए फिर से पूछा है, तो उसमें जो दा है ये घोष है। आगे, निम्न में कौन सा व्यंजन आपका संघर्षी है, तो इसमें हा जो है वो संघर्षी व्यंजन है। शा सा सा हा की कौन से व्यंजन कहलाते हैं, मैं आपको बता चुका था, ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। आगे, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, तो इसमें से जो ला है वो पार्श्विक ध्वनि है। आगे, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, तो इसमें से देखिए शा ला झा और या, इनमें से कौन सा पार्श्विक है, आइए देखते हैं। ऑप्शन बी, जिन ध्वनियों में उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग वर्तस्य को स्पर्श करता है तथा श्वास जिह्वा के दोनों पार्श्वों से निकलती है, उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला की ला ध्वनि पार्श्विक व्यंजन है, तो इसमें उत्तर क्या होगा, ला, ऑप्शन बी। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है, स्पर्श व्यंजन की बात कर रहा है, तो देखिए जो का चा पा और दा ये तीनों सभी स्पर्श व्यंजन है, चारों माफ कीजिएगा। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 25 स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। स्पर्श व्यंजन के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो स्पर्श ता था दा धा ये स्पर्श व्यंजनों के उदाहरण है। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, हमें बताया छात्रा गया और ये जो था फ ये आपका इसमें नहीं होगा। छात्रा गया और श्रवण कुमार वाला श्रा ये चार होते हैं केवल। इनका वर्ण हमने ऊपर देखा था कि किन किन वर्णों के मिल से ये बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, छात्रा गया तो है आपका झा नहीं है, ऑप्शन ए। ये देखिए ये इसका फॉर्मूला आ गया, आप प्लीज इसको जरूर याद कीजिएगा। आगे, निम्नलिखित में कौन सा टा वर्ग में नहीं है, तो टा वर्ग में हमारा जो ये था है ये ता वर्ग का है, ता था सॉरी ता था दा धा और न। आगे देखते हैं, कौन स्वर इसमें से नहीं है, तो क्या स्वर इसमें से नहीं है, बा जो है ये व्यंजन है, स्वर आपका नहीं है। शब्दकोश में शब्द क्रम संबंधी प्रश्न किस तरीके से आते हैं, हिंदी कोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, तो का के बाद छ वर्ण आता है, तो ये ऑप्शन डी इसमें आपका होगा। हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द बनेगा, तो देखिए ये शब्द आपका सबसे पहले बनेगा। बीएड का प्रश्न है, देखिए इसमें थोड़ा अच्छे लेवल के प्रश्न आते हैं। आगे देखते हैं, शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा, तो आंख शब्द जो है वो सबसे पहले आएगा। किस तरह बनता है आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको। अब देखते हैं अयोगवाह क्या होते हैं, ये इससे भी प्रश्न देखिए बहुत बनता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप ठीक से देखिएगा। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह हैं, तो 2 अयोगवाह हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 2 अनुस्वार आपका ये तथा विसर्ग ये 2 अयोगवाह होते हैं, पहली बात तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है। एक तो हो गया आपका ये और दूसरा आपका हो गया ये, यानी एक तो जो हो गया अनुस्वार और दूसरा विसर्ग आपका। अयोगवाह का अर्थ होता है योग न होने पर भी जो साथ रहे। ये ध्वनियां ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन, परंतु इनका प्रयोग स्वरों की सहायता से ही किया जाता है। इनका जातीय योग ना तो स्वर के साथ है और ना ही व्यंजन के साथ, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अगला, जिन ध्वनियों की गणना ना तो स्वर में की जाती है और ना ही व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं अयोगवाह। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न मैंने कई बार देखा है, देखिए 1 या 2 बार मेरी परीक्षाओं में आया है। इस तरीके के देखिए परिभाषा वाले ज्यादातर पूछे जाते हैं।
ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? हमने ऊपर जब पहला प्रश्न इसका 134वां डिस्कस किया है उसमें हमने बात की है, तो क्या होगा ये आपके ये दोनों, ठीक है, इसमें विसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, तो ये स्वर में काउंट इन्हें नहीं किया जाता। अनुस्वार के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? तो देखिए इसे इसके रूप में लिखा जाता है, ये इसमें सही नहीं है। आगे, अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार हमारा पंचम वर्ण का कार्य करता है। इसको पंचमाक्षर भी आपने सुना होगा कभी कभी, इसका भी जैसे काम करता है ये देखिए उसी वर्ग के पंचमाक्षर अर्थात अनुस्वार में बदल जाता है। अंग व्याकरण के अनुसार क्या है? अनुस्वार। अयोगवाह कहा जाता है किसको? देखिए हमने बात करी थी, एक तो अनुस्वार को और इसको किसको कहा जाता है? विसर्ग को। तो इस तरीके से हम लगाते हैं, इसको बोला जाता है अयोगवाह। अनुस्वार और विसर्ग देखिए नीचे है, किशोरीदास वाजपेयी जी ने इसे अयोगवाह कहा है। अब बात करते हैं ध्वनि की। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए युग्मक, ठीक है, युग्मक ध्वनियां तब उन्हें बोला जाता है, संयुक्त नहीं। देखिए इन दो में ही आप कंफ्यूज होंगे, संयुक्त मत लगाइएगा, युग्मक उसे बोला जाता है। आगे, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए ये संप्रक्त ध्वनि है, याद रखिएगा संप्रक्त ध्वनि। निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? तो देखिए पहला ही इसमें शुद्ध है, चा, तालव्य और महाप्राण। देखिए तालव्य मैंने आपको बताया था, जो सेकंड और आपका सॉरी जैसे दूसरा और चौथा वो होता है। तो देखिए चा तो पहला ही है, चा वर्ग तो होता ही है, तो ये तो गलत हो गया, तो ये इसमें गलत है। ये अल्प प्राण ध्वनि है, ना कि महाप्राण, ठीक है। दूसरा और चौथा होता है वो हर वर्ग का क्या होता है? महाप्राण होता है, ये हमने बात करी थी। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियां केवल दो प्रकार की होती हैं। देखिए लिखा है कौन कौन सी? स्वर और व्यंजन। आगे, इनमें कौन सी देवनागरी लिपि वर्ण ध्वनि नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो ग्रीवा ध्वनि। देखिए हमने बाकी सब पढ़े हैं, लेकिन ग्रीवा ध्वनि हमने अभी तक नहीं पढ़ी थी, तो ये कोई भी वर्ण ध्वनि नहीं। भाषा की मूल इकाई क्या होती है? भाषा की मूल इकाई ध्वनि हो जाती है, ठीक है, ध्वनि। आगे देखते हैं वर्ण संबंधी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देखते हैं कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या है? तो कक्षा, ये कक्षा इस तरीके से हम बोलते हैं, कक्षा, कक्षा नहीं बोलते हम, आपको पता है हम इसे क्या बोलते हैं? कक्षा करके सही तरीके से इसको बोला जाता है। निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? तो अइया जो है हमारा नासिक्य व्यंजन है, जिनका निर्गमन केवल नासिका विवर से होता है, वे नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्गों के पंचम वर्ण नासिक्य व्यंजन है। तो एक ये नया प्रश्न आपके लिए बन गया, ठीक है। तो ये का वर्ग का है, अइया, हणा, ताथा, दाधा, ना, पापा, भाभा, मा। तो ये सब आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये का, खा, गा, गा, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, इस तरीके से ये है। ये शा ऊष्म व्यंजन है, गा और जा आपका क्या है? ये स्पर्श व्यंजन। आगे देखते हैं कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? तो इसमें किसमें नहीं है? मातृभूमि में इसमें रा व्यंजन हमारा नहीं है। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, इन्हें अकारांत बोला जाता है। अकारांत, इकारांत, उकारांत आपने सुना होगा, तो ये शब्द इस तरीके से कहलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी देखिए ये रहा। वा का उच्चारण स्थान क्या है? ये हमने ऊपर देखिए पढ़ा था जब हमने यारा लावा क्या होते हैं हमारे? ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, तो ठीक है। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? इसका स्थान दंतोष्ठ है, तो यानी ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध है? इसमें से क्या अशुद्ध है? देखिए तो इसमें से जो दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये अशुद्ध कथन है, ऐसा नहीं हो सकता। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर सही है? अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है, अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक। तो देखिए इसमें ऑप्शन जो बी है हमारा 1, 2 और 3, ये तीनों वाक्य इसमें सही है। निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो बताइए अनुनासिक, मैंने आपको बताया था जो सबसे लास्ट वाला होगा वो अनुनासिक होगा। तो कौन सा है? पा, पा, बा, भा, मा। तो देखिए ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। द्रग का वर्ण विच्छेद क्या होगा हमारा? द्रग जो हमारी आंख का चक्षु द्रग है उसका पर्यायवाची है, चक्षु वगैरह का भी आपने सुना होगा, आंख का ये पर्यायवाची है, ठीक है। तो इसका क्या होगा? ये सबसे पहला वाला जो है इसका, ये इसका सही वर्ण विच्छेद है। उद्यान शब्द का सही वर्ण विच्छेद है ऑप्शन सी वाला। देखिए इस तरीके से इसका वर्ण विच्छेद होता है। आपका
काकल्य वर्ण कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तो हा जो है वो काकल्य वर्ण है, काकल्य, ठीक है, या है सॉरी काकल्य, ये देखिए या इस तरीके से है। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है, उसे काकल्य व्यंजन ध्वनि कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, काकल्य व्यंजन ध्वनि से बोला जाता है। या अंतस्थ व्यंजन जो है वो ऊष्म व्यंजन है, अड़ा टा वर्ग या पंचम अक्षर, ठीक है। रा का विवरण क्या है, रा का विवरण है तो देखिए रा का विवरण है वर्त्य, लुंठित, सघोष और अल्प प्राणीय व्यंजन है। तो इसमें सारे कैटेगरी हमसे पूछ ली, तो इसका ऑप्शन ए हमारा सही है। महाप्राण नहीं है, अल्प प्राण है, ये तो बहुत सिंपल है क्योंकि दूसरा और चौथा वर्ण होता है हर वर्ग का महाप्राण, तो ये दूसरा और चौथा नहीं है। निम्न में अर्धस्वर कहलाता है, क्या कहलाता है, या और वा जो है वो अर्धस्वर कहलाते हैं। और यारा लावा जो हमें पता है ये क्या है, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। और या और वा इनमें से क्या कहलाते हैं, याद रखिए अर्धस्वर कहलाते हैं। रा लुंठित ध्वनि, ला पार्श्विक ध्वनि है और पा क्या है, ओष्ठ वर्ण है। स्पर्श व्यंजन कंठ्य ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है, ये क्या है, इसमें से सारे इसने पूछ लिए। देखिए क्या क्या कौन सा फिट बैठेगा इसमें, तो इसमें जो है हमारा खा ये फिट बैठेगा। मैंने आपको बताया था हर वर्ग का सेकंड जो होगा और आपका चौथा वो महाप्राण होगा। तो का वर्ग का दूसरा वर्ण है ये खा, तो ये होगा हमारा महाप्राण। तो ये हो गया महाप्राण, इसने पूछा है। गा तो है नहीं, का खा घा हो सकता था लेकिन घा बाकी उसमें सेट नहीं होगा। आगे देखते हैं, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम लिपि कहते हैं। जैसे देवनागरी लिपि है, ठीक है। आगे हिंदी शब्दकोश में छ क्षत्रिय वाला का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। देखिए हमने बात करी थी ऊपर पहला, जब मैं आपको बता रहा था कौन सा शब्द पहले आएगा, तो का के बाद क्या आता है, छ, ठीक है, का वर्ण के बाद आता है। यह एक संयुक्त व्यंजन है, का प्लस शा वर्णों के योग से ये मिलकर बनता है। तो हमने संयुक्त व्यंजन पढ़े थे, आपका छात्रा ज्ञा और आपका श्रवण कुमार वाला श्र, ये चार आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। मैं लिख देता हूँ छ र ज्ञा और आपका श्रवण कुमार वाला श्र। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, तो देखिए जो ई है ये पुल्लिंग नहीं है, आपने देखा होगा ज्यादातर ये स्त्रीलिंग वगैरह में यूज होता है। और री भी हमारा क्या है, ये भी स्त्रीलिंग वर्ण है, जैसे नारी, ठीक है। और आपका हम कह सकते हैं इस तरीके के, मतलब जितने भी शब्द हैं ये स्त्रियों के लिए ज्यादातर यूज होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है, तो वृष्टि में हमारी री की मात्रा का उपयोग हुआ है। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है, तो ये हमारा स्वर नहीं है, यह व्यंजन वर्ण है जो चा वर्ग का क्या है, पंचमाक्षर है, सबसे लास्ट वाला है। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वतंत्रियों में कंपन होता है, उच्चारण के आधार पर ध्वनियों में वर्गीकरण में उसका स्थान क्या है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मूर्धन्य बोलेंगे, वर्त से बोलेंगे, काकल्य बोलेंगे या कंठ्य बोलेंगे। आइए देखते हैं, जिनके उच्चारण से स्वतंत्रियों में कंपन होता है तो इसको हम बोलेंगे, जिससे उनके स्वातंत्रियों में कंपन होता है, स्वयंत्र मुख से होता है, उसे हम काकल्य व्यंजन कहते हैं। और हा हमने ऊपर देखा था काकल्य का एग्जाम्पल, तो हा हमारा काकल्य व्यंजन है। आगे प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है, ये वर्ण विच्छेद कहलाता है। आगे किस शब्द में री स्वर नहीं है, तो बताइए किसमें नहीं है, तो ये देखिए आज में इसमें कहीं भी हमें री स्वर दिखाई नहीं देता। आगे देखते हैं, जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है। बहुत अच्छा प्रश्न है मंडी परिषद का। ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है, इसे हम वर्त से बोलते हैं। ठीक है, दंत्य वगैरह मत लगाइएगा, इसको हम वर्त से बोलते हैं। तो देखिए यही था पूरा वर्णमाला का चैप्टर। आई होप आपका रिवीजन इससे काफी अच्छा हुआ होगा और इसके मैं अभी और पार्ट लेकर आऊंगा। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।